गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विक्रम कुमार चंडा आज आप सब लोग को क्लास 9 का गति का चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है गति होता क्या है। गति होता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना समय बदलने के साथ साथ। जैसे कि आपको पता है हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी घूम रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम स्थिर है, लेकिन नहीं, हम भी गतिशील है। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो इसलिए पृथ्वी भी गतिशील है। इसीलिए दुनिया में कोई भी वस्तु संपूर्ण स्थिर नहीं है, सब आपेक्षिक है। तो ये गति को डिफाइन करने के लिए हम कुछ पदों का जानना जरूरी है। जैसे कि पहला होता है दूरी, दूसरा होता है विस्थापन। दूरी क्या होता है? दूरी होता है गतिशील वस्तु द्वारा पूर्ण किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या उसको हिंदी में हम बोल सकते हैं दो स्थितियों में अंतर को विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, जो लंबाई वाला रास्ता है या मार्ग है उसको हम दूरी बोलते हैं, और जो शॉर्टेस्ट है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। और ये दोनों का इकाई क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब दूरी का लंबाई के हिसाब से हमने अपना इकाई को चयन करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर एक वस्तु O टू A तक गया और फिर A टू C तक आया, अब मैं पूछूंगा कि दूरी कितना हुआ और विस्थापन कितना हुआ। दूरी क्या हुआ? जितना जाना और आना दोनों में कितना मार्ग वो कवर किया, उसको दूरी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल, मतलब आरंभ और शेष के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है या लंबाई है उसी को विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस इमेज में O टू A तक कितना है? 60 किलोमीटर। फिर कहाँ से आया? A टू C आया, तो A टू C कितना हो गया? C में यहाँ पे 25 है, मतलब A टू C कितना हो गया? 35। तो इसीलिए दूरी कितना हुआ? 60 प्लस 35, जो कि 95 किलोमीटर। विस्थापन क्या हुआ? O टू C के बीच में कितना हुआ? ओनली 25 किलोमीटर। तो इसी से आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या दूरी या विस्थापन बीच में डिफरेंस क्या है। हमेशा ध्यान रखो, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा। जैसे कि हम ये दोनों पदों के बीच में कुछ पार्थक्य देखेंगे। जैसे कि डिस्टेंस क्या है ना, इट इज द लेंथ ट्रैवल बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट। और डिस्टेंस क्या होता है या दूरी होता है अदिश राशि, जिसमें कोई दिशा का जरूरत नहीं है। विस्थापन के लिए एक पर्टिकुलर दिशा का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। जीरो होगा किस केस में? अगर वस्तु मूव नहीं करता या गति नहीं करता है, तो उस केस में उसका दूरी होगा जीरो, अदरवाइज वो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो किस केस में होगा? अगर जहां से स्टार्ट किया, शुरुआत जहां जिस स्थिति से किया उस जगह को अगर फिर से आ गया, तो उसका विस्थापन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जैसे एक सर्कल में स्टार्टिंग पॉइंट से अगर फिर एंड पॉइंट मिल गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन दूरी कितना होगा ना, जो वृत्त है, तो वृत्त का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है? 2πr, तो वो हो जाएगा उसका दूरी। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड जुड़ गया। सिमिलरली दोनों का, लेकिन मीटर जो है यूनिटी दोनों का सेम है, क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों का इकाई जो है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आपका लंबाई का दूरी हिसाब से होता है। उसके बाद हम चलते हैं मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि सपोज 1 सेकंड में गया 2 किलोमीटर, दूसरा सेकंड में गया और 2 किलोमीटर, तीसरा सेकंड में गया और 2 किलोमीटर, चौथा सेकंड में गया और 2 किलोमीटर, मतलब हर एक सेकंड के इंटरवल में 2-2 किलोमीटर अगर इंटरवल किया है, दूरी तय किया है, तो उस टाइप का मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, हर यूनिटी टाइम में अलग अलग डिस्टेंस अगर वो कवर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमांतराल। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम कुछ और पदों के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्पीड, या उसको हिंदी में बोलते हैं चाल। चाल क्या है? उसका डेफिनेशन होता है डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, या उसको हिंदी में बोलते हैं एकक समय में कितना दूरी तय किया, उसको बोलते हैं चाल। मतलब चाल का फॉर्मूला क्या हुआ? दूरी डिवाइडेड बाय समय अंतराल। उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, एक्सेट्रा। और स्पीड जो है वो भी एक अदिश राशि है, क्योंकि स्पीड किसको बिलोंग करता है? किस पे डिपेंडेंट करता है? स्पीड डिपेंडेंट करता है दूरी पे, जो कि दूरी भी अदिश राशि है, इसलिए चाल भी आपका अदिश राशि है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, या औसतन चाल? औसतन चाल होता है टोटल दूरी या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आते हैं वेलोसिटी या वेग। वेग क्या है? जैसे आपका चाल होता है दूरी बटे समय, उसी तरह वेग होता है विस्थापन बटे समय, मतलब विस्थापन बाय समय अंतराल। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी टोटल विस्थापन बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। और फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं पश्चात वेग। तो आपका औसतन वेग क्या होगा? औसतन वेग होगा प्रारंभिक वेग प्लस कौन सा? पश्चात वेग बाय 2। अच्छा, सिमिलरली हम औसत चाल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं त्वरण के बारे में जानने के लिए। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जैसे कि आपका अगर पश्चात वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, और ये प्रारंभिक वेग से पश्चात वेग को अटेंड करने के लिए अगर t टाइम इंटरवल लिया, तो त्वरण क्या होगा मेरा? v माइनस u बटे टाइम, या उसको बोलेंगे विस्थापन में अंतर बटे टाइम इंटरवल। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? ये सदिश राशि है, क्योंकि हमारा विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, तो त्वरण भी हमारा सदिश राशि है। तो इसलिए त्वरण जो है v माइनस यू बाई टाइम, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण दो टाइप का होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा? अगर पश्चात वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा होगा तो हमारा त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर पश्चात वेग प्रारंभिक वेग से कम होगा तो हमारा त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा, या उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? इफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसका मतलब अगर हर इक्वल इंटरवल में अगर उसका वेग में इक्वल परिवर्तन होता है तो उस टाइप का एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या समानता त्वरण। अब उसको ग्राफ माध्यम से हम देख सकते हैं। इस ग्राफ से जैसे देख सकते हैं हम, ग्राफ नॉर्मली 3 टाइप का ग्राफ होता है। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक होता है विस्थापन या चाल वर्सेस टाइम, तीसरा होता है त्वरण वर्सेस टाइम। ध्यान रखिए, कभी भी जब ग्राफ बनाना है टाइम को हमेशा x अक्ष में लेना है, और बाकी जो क्वांटिटी है या जो फिजिकल टर्म है, जैसे दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हुआ, या वेग हुआ, या त्वरण हुआ, उसको y एक्सिस में लेना है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसीलिए हमेशा टाइम जो है x अक्ष में लेना है, बाकी क्वांटिटी को y में। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो डिस्टेंस किस में लिया गया है?
वाई अक्ष में लिया गया है और टाइम को हमने एक्स अक्ष में लिया है। और हम इस ग्राफ से हमको नॉर्मली मिलता क्या है, हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, जैसे कि हमको पता है चाल या वेग क्या होता है, चाल होता है आपका दूरी बटे समय, वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो इसीलिए इस फिगर में देखिए ए टू बी तक गया है। सपोज एक बॉडी या एक वस्तु ओ टू ए तक जाने के लिए t1 सेकंड लिया और बी तक, ए टू बी तक पहुंचने के लिए t2 सेकंड लिया। तो इसमें हमको निकालना क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ए टू सी क्या हो गया, t2 माइनस t1, बी टू सी क्या होगा s2 माइनस s1। सो स्लोप जब निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा बी सी बाय ए सी। तो बी सी आपका क्या हुआ, बी सी आपका हो गया S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो आपको मिलेगा क्या, V इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। मतलब ये हो गया आपका विस्थापन में परिवर्तन और ये हो गया आपका टाइम में परिवर्तन। तो इसलिए ये जो विस्थापन बाय टाइम, तो हमको मिलेगा क्या, वेग मिलेगा, या डिस्टेंस टाइम अगर होगा उसको हमको चाल मिलेगा। इसलिए ग्राफ का जो ढाल है या ढलान से हमको वेग या चाल मिल सकता है। और ये जो चाल या वेग मिल रहा है, ये इस ग्राफ से आप देख सकते हो, ये एक समानता चाल वाला ग्राफ है जिसमें एकक समय में एकक दूरी, मतलब समान दूरी वस्तु अतिक्रम कर करके जा रहा है। और ये वाला फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म चाल है जिसको बोलते हैं असमान चाल है। ये इसका ग्राफ जो है ऐसे रहेगा, जैसे देख सकते हैं 5 सेकंड में उसने जितना दूरी गया, 10 सेकंड में उससे थोड़ा ज़्यादा, 15 सेकंड में और थोड़ा ज़्यादा, 15 से 20 में और थोड़ा ज़्यादा गया है। तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये आपका असमान चाल का। अब ये ग्राफ में आप देख सकते हो ये है वेग और समय का ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर हमने समान चाल में चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, समय एक इकाई में हमेशा इक्वल दूरी तय करके गया, तो उसका जो वेलोसिटी ग्राफ वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी या स्थिर वेग देगा। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो 5 सेकंड में उसका वेग जितना है, 15 सेकंड में भी वेग उतना है और 20 सेकंड में वेग उसका उतना है। इसका मतलब ये जो दूरी है वो एक कांस्टेंट या स्थिर वेग में वस्तु मूव कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेग और चाल वेग और समय ग्राफ में हम दो चीज मिलता है, एक उसका ढाल से एक क्वांटिटी मिलेगा और एरिया अंडर द कर्व में भी एक क्वांटिटी मिलेगा। ढाल से क्या मिलेगा, आप देखिए इसका जब ढाल निकालेंगे तो ढाल यहाँ पे क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय ए डी। डी क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये आपको क्या देगा, त्वरण देगा। मतलब वेलोसिटी टाइम या वेग समय ग्राफ का ढलान से हमको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। और एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का एरिया में क्या है, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ को छोड़ दीजिए, बेस इंटू हाइट को अगर हम लेंगे तो कितना होगा हमको, बेस में हमारा क्या मिलेगा, टाइम, और हाइट में हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो क्या मिलेगा हमको, टाइम इंटू वेलोसिटी इक्वल कितना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, विस्थापन। तो इसलिए वेग और चाल का, वेग और समय का जो ग्राफ है उसका ढलान से हमको त्वरण मिलता है और एरिया से हमको
विस्थापन या कितना दूरी तय किया है वो मिलता है। इसको ध्यान रखिए। हमारा जो दूरी समय या विस्थापन समय से एक क्वांटिटी मिलता था, वो था हमारा वेग या चाल मिलता था, लेकिन वेग और समय ग्राफ से हम दो क्वांटिटी मिलता है। उसका ढलान से हमको त्वरण मिलता है और उसका एरिया से हमको डिस्टेंस या विस्थापन मिलता है। यहाँ पे दो ग्राफ देख सकते हो। जैसे पहला वाला ग्राफ है, तो पहला वाला ग्राफ में आपको ये है, यहाँ पे देखिए पहला वाला ग्राफ में आपको दिख रहा है पश्चात वेग हमेशा कम होते होते जा रहा है। तो इसमें हमको क्या मिलेगा ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा या जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन मिलेगा। दूसरा वाला ग्राफ में आप देखिए, वो भी एक चाल समय का ग्राफ है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक असमानता आप त्वरण आपको मिलेगा, क्योंकि वो कभी वेग बढ़ जाता है तो कभी वेग कम हो जाता है। जैसे 0 to 5 सेकंड तक इसका वेग क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, 5 to 10 सेकंड में कम है। तो 5 to 10 के बीच में जो त्वरण मिलेगा आपको नेगेटिव मिलेगा, फिर 10 to 15 में आपको धनात्मक मिलेगा, फिर 10 to 20 में फिर आपको ऋणात्मक मिलेगा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन मिलेगा ये एक असमान त्वरण मिलेगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जो औसत चाल कैसे निकालेंगे। सपोज एक पर्सन बाल्को टू कोरबा गया 40 किलोमीटर पर आवर में, और कोरबा टू बाल्को आया 60 किलोमीटर पर आवर में, तो उसका औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। पहले हम औसत वेग निकाल लेते हैं। जैसे उसने क्या किया, बाल्को टू कोरबा गया, फिर कोरबा टू बाल्को आया, तो विस्थापन कितना हो गया, तो 0। तो इसलिए उसका वेग, औसत वेग क्या होगा, टोटल विस्थापन बाय टोटल टाइम। तो टोटल विस्थापन हो गया 0, तो इसलिए औसतन वेग हो गया 0। लेकिन औसत चाल इसका 0 नहीं होगा। औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या टोटल दूरी बटे समय अंतराल। अब टोटल दूरी क्या है, सपोज ए टू बी, उसने क्या किया, एस डिस्टेंस गया और रिटर्न किया एस डिस्टेंस। जाने के लिए टाइम t1 लिया और आने के लिए टाइम t2 लिया। तो t1 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर जाने का स्पीड उसका u है तो उसका स्पीड कितना होगा, टाइम कितना होगा, u बटे t1, u बटे s बटे u। सिमिलरली t2 कितना होगा ना, s बटे u2। अब हमारा औसत चाल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, गया s, फिर रिटर्न किया s, 2s डिवाइड बाई t1। t1 के जगह में हम क्या लिखेंगे, s अपन u1 डिवाइडेड बाई s अपन u2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, यहाँ पे s कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई u1 प्लस 1 बाई u2। तो s कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना, तो फाइनल फॉर्मूला होगा 2u1 u2 डिवाइडेड बाई u1 प्लस u2। तो इसी तरह यहाँ पे u1 कितना है 40 और u2 कितना है 60। तो इसीलिए औसत चाल कितना होगा, 2 इंटू 40। तो औसत चाल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60, जो हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यहाँ पे एक किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर इजिकल टू कितना है 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर इजिकल 1 आवर इजिकल टू 3600 सेकेंड। तो 0 0 कट गया, तो यहाँ पे 2 में काटेंगे तो 5, 2 में काटेंगे तो 18। तो इसलिए 1 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग चाल में चलता है तो उस टाइम औसतन वेलोसिटी कैसे होगा, तो उस टाइम औसतन वेलोसिटी होगा एवरेज वेलोसिटी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब t1 समय के लिए
वो v1 स्पीड में चल रहा था, t2 समय के लिए v2 स्पीड में और t3 समय के लिए v3 स्पीड में चल रहा है। उस टाइम औसतन चाल या वेग निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए औसतन चाल निकालने के लिए दो फॉर्मूला है हो गया। एक आपका पहला वाला जो फॉर्मूला था 2u_v डिवाइडेड बाय u+v, ये अलग चीज़ के लिए। ये क्या है, अगर डिस्टेंस आपका सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, उस जगह में हमने इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और डिस्टेंस भी अलग है, समय भी अलग है, तो उस टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अगर कांस्टेंट स्पीड होता है तो ऑसिलेशन जीरो, क्यों? क्योंकि हमारा ऑसिलेशन इज इक्वल टू हमारा कितना है, ऑसिलेशन इज इक्वल टू कितना है, v माइनस यू बाय t2 माइनस t1। तो हमने क्या बोले, कांस्टेंट चाल है, तो कांस्टेंट चाल मतलब v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, पश्चात वेग पश्चात चाल इज इक्वल टू प्रारंभिक चाल हो जाएगा। तो उस टाइम v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड अगर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होता है तो ऑसिलेशन हमारा जीरो होता है। तो उसके बाद हम गति का कुछ समीकरण निकालेंगे। तो गति का जो समीकरण है वो तीन ठो होता है। पहला वाला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस, दूसरा है सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो पहला इसमें क्या क्या टर्म यूज होता है पहले जान लेते हैं। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, v क्या होता है, पश्चात वेग, a क्या होता है, ऑसिलेशन जो कि एक यूनिफॉर्म इन नेचर या जिसको बोलते हैं समानता त्वरण, t क्या है, टाइम टेकन, s क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल या विस्थापन। और पहला इक्वेशन निकालते हैं। इस ग्राफ में देखिए, अगर एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और फाइनल वेग उसका कितना हो गया, v है। प्रारंभिक वो a पोजीशन से चालू किया और फाइनल में वो जाके v में पहुंचा जो कि b है। प्रारंभिक फाइनल पश्चात वेग जो है v है, और इस बीच में उसको टाइम इंटरवल कितना लिया। इनिशियल वो जीरो से चालू किया, जीरो टाइम में उसका चाल कितना था u, और फाइनल में कितना हुआ v, पश्चात वेग उसका v हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अगर हमने इस ग्राफ से हम देखेंगे तो ओ सी उसका कितना हो गया t, और c टू b कितना हो गया v, और dt कितना हो जाएगा u। तो उसी तरह bd कितना होगा उसका, bd उसका होगा bc माइनस dc। तो bc इज इक्वल टू कितना है, v माइनस u। तो इसलिए bd कितना हो गया, v माइनस u। सिमिलरली ad कितना होगा, ad हो गया t। जैसे कि हम पहले जानते हैं, चाल और समय या वेग समय ग्राफ से उसका ढलान से हमको क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे त्वरण या एक्सीलरेशन ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, bd अपन ad। तो bd इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। सो इक्वेशन हमारा फाइनल पहला इक्वेशन क्या मिला, या पहला गति का समीकरण क्या मिला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहाँ से मिला, ग्राफ से, ये पूरा ग्राफिकल मेथड में मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो, ad जितना है वो सी उतना है, वो t है, और bc कितना है, v है, और dc कितना है, u है। इसलिए bd इज इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस u, और ad हो गया t। तो ढलान हम जब निकालेंगे तो bd अपन ad इज इक्वल टू क्या देगा, ढलान, और इस ग्राफ का ढलान से हमको क्या मिलता है, त्वरण। तो a इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बटे t। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो इक्वेशन पहला मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस। अब पहला इक्वेशन हमको मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब चलते हैं गति का द्वितीय समीकरण, जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसी ग्राफ से ही निकालेंगे। जैसे हमको पता है वेग और समय का जो ग्राफ है उसमें दो क्वांटिटी मिलता था, एक ढलान से, दूसरा है एरिया से। अब एरिया से बाकी दो इक्वेशन हमको निकालना है। कैसे, अब
एरिया अंडर द कर्व क्या देता था, एक वेग और समय का ग्राफ का क्षेत्रफल हमको विस्थापन या दूरी देता था। जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि एक बस ऑब्जेक्ट ए टू बी तक गया जिसका प्रारंभिक वेग u था और फाइनल पश्चात वेग कितना था v। अब यहाँ पे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। अब इस फिगर से आप देख सकते हो ओ ए बी सी, इसको हमने टू ज्योमेट्रिकल फिगर में पहले पार्ट करेंगे। पहला कौन सा, ओ ए डी सी आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, और ए डी बी ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, और पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानने से पहले उसका लेंथ और ब्रेथ का, लंबाई और चौड़ाई का पहले मान निर्धारण कर लेते हैं। अब एडी कितना हो जाएगा हमारा टी, एडी हो जाएगा हमारा टी, और ओसी भी कितना हो जाएगा टी। अब डीसी कितना होगा, डीसी इज इक्वल टू ओ ए डेट इक्वल टू यू, और सिमिलरली बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भी, और हमको बी डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा भी माइनस यू। अब हम चलते हैं एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया हमारा जो ग्राफ था वो इस टाइप का था, ये ओ ए बी सी डी। अब यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, बी डी हमारा कितना मिला भी माइनस यू, डी सी कितना मिला यू, एंड ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू कितना मिला टी। तो एरिया क्या है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ओ ए डी सी का कितना हो जाएगा, ओ ए इंटू ए डी प्लस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ ए डी गुणित बी सी। तो कितना हो जाएगा, ओ ए हो गया आपका u इंटू टी, और ये हमको क्या देगा s प्लस हाफ ए डी इज इक्वल टू कितना हो गया t इंटू बी डी इज इक्वल टू कितना है v माइनस यू। जैसे कि हमको पता है पहला इक्वेशन से v माइनस यू इज इक्वल टू कितना है 80। अब ये v माइनस यू के जगह हमने क्या पुट करेंगे, 80 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये यू टी प्लस हाफ टी इंटू 80। तो इसलिए हमारा इक्वेशन क्या मिला, ए सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हुआ गति का कौन सा समीकरण, द्वितीय समीकरण। सो अभी दो गति का समीकरण मिल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और ए सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब तीसरा गति का जो समीकरण वो भी इसी ट्रापीजियम का एरिया से निकलेगा। कैसे, वो भी वही चाल समय या वेग समय का क्षेत्रफल से निकलेगा। अब इसी ओ ए बी सी एरिया को हमने किस ट्रापीजियम का एरिया के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। पहले वाला दूसरा वाला इक्वेशन के लिए हमने क्या किए ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किए, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे कि आपको पता है ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। यहाँ पे ओ ए पैरेलल टू बी सी और परपेंडिकुलर कौन है ए डी। तो इसलिए इसका ए डी का वैल्यू जैसे आपको पता है टी है, और बी सी का वैल्यू कितना है भी है, और ओ ए का वैल्यू कितना है यू है। ये हो गया आपका भी और ये आपका हो गया टी। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम होगा हाफ इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे कितना है टी, और ये कितना हो जाएगा भी प्लस यू। ठीक है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, पहला गति का इक्वेशन से v इज इक्वल टू कितना था u प्लस 80। तो v माइनस यू बटे a इज इक्वल टू कितना है t। तो इसलिए ये जो t का वैल्यू है हमको उसको यहाँ पे पुट करना है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ v माइनस यू बटे a इंटू वी प्लस यू। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू एस। सो इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हो जाएगा आपका गति का तृतीय समीकरण, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो तीनों इक्वेशन क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई भी वस्तु स्टार्टिंग से शुरुआत करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्थिर, तो उस टाइम उसका इक्वेशन u का वैल्यू कितना होता है, प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 हो जाता है। उस टाइम ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर यही चीज़ अगर फ्री फॉल में होता है तो उस जगह में a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा g। तो उस टाइम गति का जो तीनों इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g's। तो ये होगा हमारा गति का तीनों इक्वेशन। जैसे बड़े क्लास को जाओगे तो बड़े क्लास को जाने के बाद में और एक चौथा इक्वेशन मिले, वो चौथा इक्वेशन होगा एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो एस एन एथ क्या होता है, एस एन एथ आपका होगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1, मतलब nth सेकेंड में वस्तु ने कितना दूरी तैयार किया। ये बड़े क्लास को जब जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो रहा आपका गति का तीनों समीकरण। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉडी इन ए स्टेट ऑफ मोशन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इफ इट एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो यहाँ पे सीधा सीधी जो व्हाट विल बी द वेलोसिटी या चाल या वेग आफ्टर 5 सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, गति का पहला इक्वेशन यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 4, समांतर त्वरण कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। हमको रिक्वायर क्या है ना, पश्चात वेग कितना है। तो पश्चात वेग का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू का जगह में 4, ए का जगह में 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ गति का पहला समीकरण का एक एप्लीकेशन। दूसरा क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमको यूटिलाइज करना है। क्यों, क्योंकि गति का जो द्वितीय समीकरण है ये नॉर्मली व्हाट इज द डिस्टेंस या दूरी कितना तय किया है टी सेकेंड में, अगर एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है उसी के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वैल्यू का पुट कर लो, u इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस हाफ 2 5 का स्क्वायर, तो फाइनल हमको कितना मिलेगा 45 मीटर। मतलब इसमें हमको ये मिला कि वस्तु 5 सेकेंड के बाद उसका पश्चात वेग कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, और कितना दूरी तय किया होगा 45 मीटर। जैसे ये यहाँ पे और एक न्यूमेरिकल, जैसे कि एक कार ट्रैवल्स एट ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट हाउ मच डिस्टेंस इट कवर। इसका मतलब एक कार समानता वेग में समानता त्वरण के साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मूव कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर स्टार्ट। मतलब यहाँ पे आपको u को वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, और ये आपका दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t दिया हुआ है t। पूछा क्या, हमको चाहिए क्या ना 10 सेकेंड के बाद में वस्तु कितना दूरी तय किया। तो यहाँ पे भी अगेन हमने गति का द्वितीय समीकरण यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू के जगह में 0, हाफ टी के जगह में 4, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 इंटू 4 इंटू हाफ, तो ये हो गया आपका 200 मीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में दो वस्तु का ये डिस्टेंस है और ये टाइम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है, बिलो इज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 2 बॉडीज ए एंड बी, से व्हिच बॉडी हैज मोर वेलोसिटी। पहले कंसेप्ट क्या आप समझ लीजिए,
कंसेप्ट यह है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या विस्थापन दूरी समय या विस्थापन समय ग्राफ का ढलान जिसका ज़्यादा है उसका वेग ज़्यादा है, ये कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ढलान जो है, ढलान आपको देता है टैन थीटा। तो टैन थीटा जो है, अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है। तो इसीलिए स्लोप जिसका ज़्यादा है या ढलान जिसका ज़्यादा है तो उसका वेग भी ज़्यादा है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ए का एंगल अगर θ1 है, बी का एंगल अगर θ2 है, सो आपको मिलेगा क्या, θ2 ग्रेटर देन θ1। सो θ2 क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। सो say which body has more velocity, so ultimately your answer will be B। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई टावर, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन एट व्हाट स्पीड द बॉडी विल हिट द ग्राउंड। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एस कितना हो गया हमारा 20, ड्रॉप हुआ दैट मीन्स यू कितना हो गया 0। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमको चाहिए v, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, ई स्क्वायर प्लस 2as का रूट ओवर, आज u 0, सो v विल बी 2as का रूट ओवर। तो यहाँ पे a कितना है, a हो गया आपका 10, s हो गया 20 का रूट ओवर, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 20। सो वेलोसिटी एट व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, समय कितना लेगा, समय कैसे निकालेंगे। समय अभी हमको u कितना मिला 0, v कितना मिला 20 मीटर पर सेकेंड, हमको टाइम चाहिए, पहला इक्वेशन निकाल दो, यूज कर लो, v माइनस यू बाई ए, v हो गया 20 माइनस 0 बाय ए हो गया 10, तो हो गया 20 बाई 10 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। उसका मतलब इसका ए वाला जो क्वेश्चन है उसने ग्राउंड को हिट करेगा 20 मीटर पर सेकेंड में, और कितना टाइम लेगा, ओनली 2 सेकेंड ही लेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो तीनों अलग अलग पोजीशन, ए टू बी, बी टू सी में हॉल्ट हो गया, फिर सी टू डी में बॉडी मूव किया। यहाँ पे पूछा है कि तीनों अलग अलग जगह का स्पीड हमको निकालना है। ए टू बी कैसे निकालेंगे, हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे ना, ढलान निकालना है। तो ढलान यहाँ पे ए टू बी में क्या होगा, ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया 5, तो यह हो गया 3/5 मीटर पर सेकेंड। बी टू सी में क्या होगा, बी टू सी में दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो दूरी में परिवर्तन नहीं हुआ उसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन हो गया 0 बटे टाइम कितना हुआ 5 टू बी सी हो गया 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो 0 बटे 2, इसलिए बी टू सी में उसका चाल कितना रहेगा 0। फिर अगेन सी टू डी, अब सी टू डी में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 9, यहाँ पे था 3, तो मतलब डी सी हो गया आपका 6 और ये हो गया 2, तो इसलिए यहाँ पे सी डी में कितना हो जाएगा 6 बटे 2 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग का हो गया, ए टू बी का कितना होगा, ए टू बी में हुआ 3 बटे 5, बी टू सी में हो गया 0 एंड सी टू डी में उसका चाल कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसीलिए एक ग्राफ से हमने उसका ढलान से चाल या वेग हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एक ग्राफ को, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ को एसटी टू एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं
ये एक समानता गति में इसका अगर एस टी ग्राफ ऐसे रहता है, उसका वी टी ग्राफ कैसे रहेगा? इसका हर जगह में उसका ढलान सेम है, मतलब उसका चाल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये उसका कौन सा ग्राफ होगा? वी टी ग्राफ होगा। और जब वी टी ग्राफ का ढलान से हमको क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। तो त्वरण जो मिलता है, तो इसका त्वरण में जब ए टी ग्राफ निकालेंगे, क्योंकि इसका अलग अलग पोजीशन में यहाँ पे भी भी, यहाँ पे भी भी, तो इसलिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा ना? v माइनस यू बाई टी। तो हर जगह में सेम है, तो इसलिए त्वरण इसका तो इसलिए ये जो एस टी ग्राफ अगर ऐसा है, उसका वी टी ग्राफ ऐसे बनेगा और उसका ए टी ग्राफ में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।